हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ, जैसे पिछले क्लास में हमने यूनिट सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसको कंप्लीट किया था। उस पे बेस्ड हमने एमसीक्यूज भी देखे थे। आज हम उसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमने क्या क्या देखा था। अगर मोटा मोटी हम एक आकलन करें कि पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, तो मेंडल के बारे में पढ़ा। मेंडल ने क्या बताया कि जो आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं वो फैक्टर्स के माध्यम से जाते हैं। उन्होंने फैक्टर कहा। उनके बाद के जो साइंटिस्ट आए उस फैक्टर को उन्होंने जीन कहा। ठीक, उसके बाद से सटन एंड बवेरी जो थे, जिन्होंने क्रोमोजोम वंशागति का क्रोमोजोमलवाद सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी सूचनाएं पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाती है वह इन्हीं क्रोमोजोम पे बैठ के उसके साथ उस पे बैठ के, यानी कि क्रोमोजोम गाड़ी की तरह कार्य करता है और जो जीन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो उस पे बैठ के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स से उनके संततियों में जाते हैं। ठीक है, सटन एंड बॉयरी ने यही बात बताई। तो ये बाद के जो वर्क हुए उस पे हमने क्या देखा कि जो जीन होता है वो क्या होता है, वह डीएनए का खंड होता है। कैसा होता है? तो जीन जो होता है वो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है। हमने ये कहा था, जीन की जब परिभाषा हमने देखी थी तो उसमें कहा था कि जो जीन होता है वह डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है। ऐसे नहीं कहा कि डीएनए का खंड होता है, उसमें लिखा डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, यानी कि डीएनए हमारा बड़ा है और सारे के सारे डीएनए क्रियाशील नहीं रहते। तो जीन क्या हुआ? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड हुआ, वह हिस्सा हुआ जो क्रियाशील होता है और प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट यूनिट में देखी थी, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में देखी थी इस यूनिट के। तो ऐसे कहा जाए कि जो भी जो गुण हैं, आनुवांशिक जो गुण हैं, यानी कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, वह पेरेंट्स से बच्चों में जो जाते हैं उसकी जो मूल इकाई है वह डीएनए ही है। क्या है? जीन है, यानी कि डीएनए है, क्योंकि जीन क्या है? डीएनए का ही क्रियात्मक खंड है। तो डीएनए है इस सब का जड़, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पेरेंट्स के गुणों को ट्रांसफर करता है और पहुंचाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे कि वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, तो वह मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? हमारा डीएनए ही है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक लेवल पे हम डीएनए का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डीएनए है क्या। ठीक है, डीएनए क्या है? तो जैसा आप जानते होंगे, कई बार पढ़ने को भी मिला होगा आपको प्रीवियस क्लासेस में भी, कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का ये फुल फॉर्म होता है। और डीएनए जैसे कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यह एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, यह जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड अगर हम कह रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अगर डीएनए ना कहे, डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड अगर कह रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। एक तो खुद डीएनए हो गया और दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, और सारे जीव, जितने भी जीव हैं, उन सब में यही जो आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे काम करता है। हमने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि सारे जीव में न्यूक्लिक एसिड ही होता है जो जेनेटिक पदार्थ के रूप में काम करता है। जेनेटिक पदार्थ यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। ठीक है, अब इसमें है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए जो है वह लगभग 99.99% ऑर्गेनिज्म में, यानी कि 99.99% अगर जीव हैं इस धरती पर, उन सारे जीवों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। जबकि बहुत कम जीव हैं ऐसे जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। उसमें से
आपको याद होगा 2020-21 का दौर जिसमें कोरोना वायरस आया था। क्या आया था? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ था वह आरएनए था। क्या था? आरएनए था। ठीक है। वैसे ही एक वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि टीएमवी, जो जो टोबैको प्लांट होता है उसको, उस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। उसमें आरएनए जेनेटिक पदार्थ के रूप में यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह कुछ चुनिंदा ही जीव हैं जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जबकि मैक्सिमम जो जीव हैं, मैंने पहले ही कहा कि 99.99% तक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए काम करता है। ठीक है। डीएनए और आरएनए की अपनी कहानी है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लें कि इस धरती पर अगर जीवन की उत्पत्ति हुई, लाइफ का जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ, उसमें सबसे पहले जितने भी बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा होती है उसमें ये कहा जाता है कि डीएनए के पहले आरएनए आया। ठीक है। आरएनए का इवोल्यूशन पहले हुआ, वह पहले आया। लेकिन ये आरएनए जो होता है, और मेरे ये कहने का है कि मैक्सिमम जीव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, यह भी इस बात से है कि आरएनए स्टेबल नहीं होता है। आरएनए अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता है, इसमें अस्थायित्व का अभाव होता है। ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी लो होती है क्योंकि आगे हम जब देखेंगे कि यह जिस शुगर से बना होता है, जैसे डीएनए के बारे में बात करेंगे कि डीएनए बना किस चीज से होता है, तो धीरे धीरे आगे हम चलते हैं, उसी दौरान आप लोगों को ये सारी बातें बताएंगे। फिलहाल इतना जानना है कि डीएनए स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। उसमें स्थिरता का अभाव होता है, जबकि आरएनए स्टेबल नहीं होता है, जबकि डीएनए स्टेबल होता है। इसलिए मैक्सिमम जीवों में यही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। ठीक है। और आरएनए अनस्टेबल होता है, यह स्टेबल नहीं होता है। जैसे हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर हम कोरोना वायरस की चर्चा करें तो आपको ध्यान होगा कि कोरोना वायरस के 2 लहर आए थे। ठीक है। उसमें बार बार कोरोना वायरस पे रिसर्च किए जा रहे थे कि उसके लिए कुछ वैक्सीन बनाया जाए, तो उसके पता नहीं कितने कितने वेरिएंट सामने आ गए। उन 6-8 महीनों में, 1 सालों में कितने सारे वेरिएंट देखने को मिल गए। साइंटिस्ट अभी कुछ उसका स्टडी कर रहे थे और कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक वह अपना रूप बदल ले रहा था, है ना। तो 2-3 वेरिएंट उतने ही दिनों में देखने के लिए मिले थे, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, और आरएनए अस्थायी नहीं होता, उसमें हमेशा बदलाव होते रहता है और बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ म्यूटेशन उसमें देखने को मिलता है, यानी कि उत्परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वह बदलता रहता है। इस वजह से साइंटिस्ट को भी बहुत समय लग गया उसके लिए वैक्सीन बनाने में, और इतनी त्रासदी वो लेके अपने साथ आया था। ठीक है। क्योंकि उसका जेनेटिक जो मटेरियल था, आनुवांशिक पदार्थ था, वह क्या था? आरएनए था, और आरएनए अनस्टेबल होता है। तो डीएनए और आरएनए में ये स्टेबिलिटी का अंतर क्यों है, यह स्ट्रक्चर हम जानेंगे तो जान पाएंगे। ठीक है। तो आज हम यह अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं डीएनए से और डीएनए के स्ट्रक्चर से। जैसा कि ये दिख रहा है कि जीवन का ब्लूप्रिंट, यानी कि जीवन का ब्लूप्रिंट यानी कि डीएनए की वास्तुकला, इसके अंतर्गत हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डीएनए बना किस चीज से होता है। ठीक है। तो डीएनए जो होता है वह शर्करा, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से बना होता है। कैसे? शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है। इसमें जो शर्करा होता है वह किस प्रकार का शर्करा होता है जी? वह पेंटोज शर्करा होता है। कैसा होता है? पेंटोज शर्करा होता है। ठीक है। डीएनए कहें कि डीएनए को बनाने के लिए अगर कच्चा माल कहें कि प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। क्या होता है? कोई किसी चीज में, फैक्ट्री में ही कोई चीज बनानी होती है तो उसके लिए कच्चे माल के तौर पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद से उस चीज से फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। वैसे ही जो हमारा डीएनए है उसके कच्चे माल के तौर पे प्यूरिन और पिरिमिडीन हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। यह प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होता है? तो यह हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम प्यूरिन कहते हैं और दूसरे को पिरिमिडीन कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्यूरिन होता है वह 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एडेनिन
और गुआनिन। ठीक है, प्यूरिन जो होता है वह एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। एडेनिन को हम ए से लिखते हैं जबकि गुआनिन को हम जी से लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह डबल रिंग होता है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल रिंग होता है, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक होता है। एक रिंग ये होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और दूसरा वाला जो रिंग होता है वह 5 कार्बन वाला रिंग होता है। तो इस तरीके से 11 कार्बन होने चाहिए, लेकिन कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 अगर हम काउंट करें 7 8 9, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 5 और 1 2 3 4 5 और 6 ये जो कार्बन होते हैं ना, ये ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से 2 कार्बन काउंटिंग में कम आते हैं और 9 ही इसमें संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये रिंग दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से यह हेट्रोसाइक्लिक होता है और 2 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन रिंग का यह बना होता है और इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं। अभी हम प्यूरिन की ही चर्चा कर रहे हैं कि प्यूरिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन की संरचना ऐसे होती है, हेट्रोसाइक्लिक है, 2 साइकिल, यहाँ पे एक ये साइकिल है, इसमें देखना अगर हम कार्बन का नंबरिंग करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन, फिर 7 8 और 9 नंबर यह कार्बन चलता है। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम बॉन्डिंग देखेंगे कि किस कार्बन के साथ कौन सा क्षार जोड़ रहा है, तो किस बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग बन रहा है, तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। प्यूरिन जैसा कि मैंने बताया, इसके 2 क्षार आते हैं इसके अंतर्गत, कौन कौन आते हैं? एडेनिन और गुआनिन। कौन सा? एडेनिन और गुआनिन। तो ये रहा एडेनिन की संरचना, ये रही, और ये गुआनिन की संरचना रही। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गए। इसमें अब हम देखेंगे पिरिमिडिन के बारे में। पिरिमिडिन के बारे में, तो पिरिमिडिन क्या होता है? यह सिंगल रिंग होता है, इसका रिंग ऐसा होता है, यह सिंगल रिंग होता है, यह डबल रिंग था, है ना। अब ये जो पिरिमिडिन होता है वह साइटोसिन होता है और थाइमिन और यूरेसिल होता है। क्या होता है? यह 3 होते हैं। पिरिमिडिन कितने होते हैं? 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, यह यूरेसिल जो होता है वह आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। उसमें आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन रिंग पाए जाते हैं। जो पिरिमिडिन है उसमें जो कितने इसमें 2 हाइड्रोजन कार्बन रिंग पाए जा रहे थे, जबकि पिरिमिडिन में एक ही हाइड्रोजन कार्बन रिंग पाया जाता है और इसमें 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और उसका गलनांक दिया है, इसका गलनांक ज्यादा होता है, 214 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पिरिमिडिन जो होता है वह 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका भी और इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख के उसको हम कंपेयर करते हैं। जैसा हमने प्यूरिन का देख लिया, अब पिरिमिडिन में यह कार्बन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन इसमें होते हैं। अब जो पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, इसकी संरचना यहाँ बस समझने के लिए दिखाई गई है, इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन कार्बन नंबर जानना होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, इस वजह से मैंने ये आपको दिखाया है। ठीक है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, और जो थाइमिन होता है वह सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, और साइटोसिन दोनों आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, जबकि एडेनिन और गुआनिन जो प्यूरिन होता है यह भी आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर कहें कि इसमें कितने नाइट्रोजन हमने बताया, प्यूरिन में हमने बताया कि 4 नाइट्रोजन रहते हैं। कितने नाइट्रोजन रहते हैं? 4 रहते हैं। और पिरिमिडिन में 2 नाइट्रोजन रहते हैं। कितने? 2 नाइट्रोजन। अब इसको भी जान लेते हैं, ये दोनों नाइट्रोजन कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन हमने इसमें बताया 9 कार्बन है ना, 9 कार्बन आपको दिख रहा है, तो इसमें 9 तक अगर जाएं तो 9 में ऑड नंबर कितने आ रहे हैं? ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या कौन कौन से है? 1 3 5 7 9, यही ना विषम संख्या हुई, बाकी तो सम संख्या है। तो 1 3 5 7 9 में से 5 को अगर छोड़ दें
तो इन चारों ऑड नंबर पर 4 नाइट्रोजन लगे रहते हैं। 1 नंबर कार्बन पे 1 नाइट्रोजन, 3 नंबर कार्बन पे 1 नाइट्रोजन, 7 नंबर कार्बन पे 1 नाइट्रोजन और 9 नंबर कार्बन पर 1 नाइट्रोजन होता है। इस तरीके से प्यूरिन में कितने नाइट्रोजन हो गए? 4 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। जबकि पायरिमिडीन में इसका भी ऑड नंबर देख लेते हैं, 1 3 5, ठीक है। 5 को इसमें भी स्किप कर देना है, 5वां जो ऑड नंबर है उस पर कोई नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 पर नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इस तरीके से pyrimidine में 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जबकि प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वह प्यूरिन होते हैं और pyrimidine होते हैं। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन, यानी कि ए और जी। जबकि पायरिमिडीन जो होता है वह 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। थायमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। जबकि साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। और एडेनिन और गुआनिन ये भी आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखनी है। कौन सा pyrimidine सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा? तो यूरेसिल। कौन सा pyrimidine सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा? तो थायमिन। साइटोसिन तो दोनों में रहता है, ठीक है। तो ये आपने देखा। इसके बाद से हम इस चीज को देख लिए, तो इसके बाद से आगे चलेंगे कि ये जो प्यूरिन है, pyrimidine है, कैसे जोड़ जोड़ के डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं और इनका ये लगे कैसे रहते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर देखने के बाद से हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही एक देखना, प्यूरिन और pyrimidine तो रहते ही हैं, शुगर भी चाहिए होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर 3 चीजों के मिलने से बनते हैं। एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होता है जिसके अंतर्गत प्यूरिन और pyrimidine आते हैं। उसके बाद से पेंटोज शुगर चाहिए होता है। कैसा शुगर? पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शर्करा, ठीक है। तो इसको याद रखना, पेंटोज शर्करा क्यों? शर्करा हेक्सोज भी हो सकता है, पेंटोज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज को आप जानते होंगे, ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है, ठीक है, 6 कार्बन का बना हुआ है। जबकि ये जो शर्करा इसमें पाया जाता है वह क्या है? पेंटोज शर्करा है, यानी कि 5 कार्बन का बना हुआ है। ये जो शर्करा है, पेंटोज शर्करा, जो आरएनए में पाया जाता है पेंटोज शर्करा, वह राइबोज शर्करा होता है। क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। जबकि जो डीएनए में शर्करा पाया जाता है वह डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें और कार्बन की नंबरिंग करें तो ये ऐसे देखेंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का बना हुआ यह शुगर का मॉलिक्यूल है, यानी कि पेंटोज शर्करा है, ठीक है। इसमें भी अगर देखें तो 1 2 3 4 और 5 इसमें कार्बन पाए जाते हैं। अब इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? देखो, ये एक पर ऐसे लिखने का मतलब 1 प्राइम, ठीक है, ये है 2 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और 5 प्राइम। प्राइम लिखने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये कर दिया गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या गिन रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 में गिन रहे थे। और फिर क्योंकि इन दोनों को साथ में रखना है, इसका भी 1 2 3 4 5 गिनेंगे और उसका भी 1 2 3 4 5 गिनेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए शुगर के कार्बन को नंबरिंग करते समय प्राइम लगा दिया जाता है, कि ताकि क्लियर हो जाए कि किस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, शुगर के कार्बन की, पेंटोज शुगर के कार्बन की, या फिर pyrimidine या प्यूरिन के कार्बन की, ठीक है। इस वजह से इनके कार्बन संख्या पर हम प्राइम लगा देते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। 5 पेंटोज शर्करा है, 5 कार्बन है, इसलिए ऐसी इनकी नंबरिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कहें कि जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि आरएनए है और डीएनए है, उसमें जो शर्करा पाया जाता है वह किस प्रकार का शर्करा रहता है, यानी कि शुगर रहता है? तो पेंटोज रहता है। कैसा? पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शर्करा रहता है। आरएनए में जो पेंटोज शर्करा होगा वह कैसा होगा? तो राइबोज पेंटोज शर्करा होगा, ठीक है, राइबोज शर्करा होगा। जबकि जो डीएनए में पेंटोज शर्करा पाया जाएगा वह डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगा, ठीक है, यानी कि शुगर होगा। अब इसमें देखना है दोनों में क्या अंतर है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है। देखो, यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। यह भी 2 नंबर कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। 3 नंबर के साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। 4 नंबर के साथ भी एक हाइड्रोजन और
ये जो पांचवा कार्बन है वहां पे 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है चौथे का, जो बॉन्डिंग करके ऐसा रिंग बनाया है। ठीक है, अब ये देखें तो इसमें देखते हैं कि 2 नंबर ऑक्सीजन पे, 2 नंबर कार्बन पे जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके 2 नंबर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ये डीऑक्सी है, यानी कि एक ऑक्सीजन, डी माने हट गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के लिए टर्म है। ठीक है, तो 2 नंबर कार्बन से इसमें ऑक्सीजन हट जाता है, इसलिए इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो राइबोज शुगर में 2 नंबर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन होता है वह हट जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाता है, इसलिए इस शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। और यही वह कारण है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। यही जो OH ग्रुप है जो आरएनए में पाया जाता है, इसी की वजह से यह हाइपर एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता। हमने क्या बताया? आरएनए स्टेबल नहीं होता, इस वजह से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में यह जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य नहीं करता है। क्यों स्टेबल नहीं होता? क्योंकि उसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकेंड नंबर कार्बन का जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यही उसको रिएक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से यह रिएक्ट करते रहता है और स्टेबिलिटी इसमें नहीं आ पाती। और ये एक ऑक्सीजन हट जाने की वजह से यह स्टेबिलिटी, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। किसको? डीएनए को यह अस्थायित्व प्रदान करता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर इसके ऊपर ये है, ये इतना एक्टिव नहीं होता है, ये एक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव नहीं होता है, जबकि यह रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है। ये क्वेश्चन आए दिन देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं कि जो राइबोज शुगर है वह क्यों अभिक्रियाशील होता है, तो 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति की वजह से यह रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो यह दोनों अंतर पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में। और आरएनए में क्योंकि राइबोज शुगर पाया जाता है, और इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आरएनए जो होता है वह स्टेबल नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि डीएनए बनता है, तो डीएनए की निर्माण की इकाइयां क्या है, यानी कि डीएनए किस चीज से बनता है ना? डीएनए किस चीज से बनता है? तो मैंने क्या बताया? डीएनए शुगर से बनता है, बेस से बनता है और फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, यह तीनों मिलके क्या करते हैं? डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। अब निर्माण की इकाई हम न्यूक्लियोटाइड का क्या देखेंगे? समीकरण देखेंगे। यानी कि न्यूक्लियोटाइड मिलके, देखो डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, डीएनए कहें या फिर कहेंगे डीएनए क्या होता है, तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड जानेंगे, उसके बाद से पॉलीन्यूक्लियोटाइड जानेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड ये होता है जब शुगर यानी कि शर्करा, किस प्रकार का शर्करा, तो पेंटोज शर्करा। कैसा शर्करा? पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार से मिलता है, तो क्या बनता है? शुगर पहले नाइट्रोजनी क्षार से मिलता है। किससे मिलता है? नाइट्रोजनी क्षार से। जब शुगर और नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। किस चीज का? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि शुगर का कौन नंबर कार्बन होगा, तो आप क्या बताइएगा? हमने स्टार्टिंग गिनती अपनी स्टार्ट कहाँ से करी थी? यहीं से स्टार्ट करी थी। 1 2 3 4 और ऊपर यहाँ से 5वां हमारा क्या था? कार्बन लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन से कौन जुड़ रहा है? बेस जुड़ रहा है, यानी कि क्षार जुड़ रहा है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट नंबर कार्बन से ये जुड़ेगा, उसके बाद से क्या होगा? तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। जब शर्करा अपने फर्स्ट नंबर कार्बन की सहायता से किससे जुड़ता है? बेस से जुड़ता है, क्षार से जुड़ता है, तब उसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। ये जो बंधन होता है, यह कैसा बंधन होता है? तो यह एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कैसा बंधन होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसकी ये देखो, ये जो है, इसको यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ ये 1 नंबर कार्बन है, ये पेंटोज शर्करा है। यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, ये पेंटोज शर्करा है। इसमें 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5 नंबर कार्बन तक दिखाए गए हैं। यहाँ इसके 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ता है? कोई बेस जुड़ता है। ठीक है, बेस क्या हो सकता है?
बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा इस पर, वो कौन कौन हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक है, एक ही इसमें कार्बन हाइड्रोजन चेन दिख रहा है, तो ये कौन सा होगा, पिरिमिडीन होगा कि प्यूरिन होगा, तो पिरिमिडीन होगा, क्योंकि यह मोनोसाइक्लिक है। उसमें क्या था, हेट्रोसाइक्लिक था, प्यूरिन हेट्रोसाइक्लिक था, दो साइकिल दिखने चाहिए थे, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि यह क्या है, पिरिमिडीन है। ठीक है, तो यह कार्बन नंबर 1 से जोड़ रहा है अपने नाइट्रोजन की सहायता से। ठीक है, तो शुगर, शर्करा और क्षार के बीच में जो बंधन बनता है और जो क्षार रहता है वो अपने नाइट्रोजन की मदद से इसके कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, इसलिए इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंधन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर शर्करा का कौन नंबर कार्बन, ध्यान रखिएगा 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है। जिस बंधन के द्वारा शर्करा अपने 1 नंबर कार्बन से क्षार से जुड़ता है, उसको, उस बंधन को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलर का इशू हो रहा है सर, उसको हम क्या कहते हैं बताना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना जी। यहाँ पे एक लिखे, एक, दो, तीन, चार, यहाँ 5वां रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा रहता है, किस बंधन के द्वारा, तो एन ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा। इसको लिखेंगे एन क्योंकि नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, ग्लाइकोसिडिक को हिंदी में ग्लाइकोसिडिक ही बोलते हैं। ठीक है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा यह जो पेंटोज शर्करा होता है वो नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा रहता है। तो जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, और यह न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जब यह न्यूक्लियोसाइड बन गया तब जाके फॉस्फेट एक समूह आता है। ठीक है, क्या होता है, फॉस्फेट समूह इससे जुड़ता है। तो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तब जाके वह न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, तब वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहा, पेंटोज शर्करा रहा, नाइट्रोजनी क्षार रहा और फॉस्फेट रहा। ठीक है, ये जब तीनों जुड़ जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का वो निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फेट रह गया, ये क्षार रह गया और ये हमारा पेंटोज शुगर रह गया। पेंटोज शुगर जिस बंधन के द्वारा क्षार से जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षार से, उस बंधन को क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, यानी कि एन ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। जबकि जिस बंधन के द्वारा यह फॉस्फेट से जुड़ता है उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछता है और ये आना चाहिए। ठीक है, कहीं भी पूछता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही लिखेंगे, फॉस्फोएस्टर बंधन। ठीक है, बंध लिखो चाहे बंधन लिखो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो अब इससे 3 सवाल बनते हैं। ठीक है, 3 सवाल बन सकते हैं या 2 कहें। पेंटोज जो शर्करा होता है, एक तो पूछेगा कि जो न्यूक्लिक एसिड बना होता है यानी कि डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला शर्करा किस प्रकार का होता है, हेक्सोज या पेंटोज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेंटोज शर्करा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या बनेगा इससे कि पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार से किस बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। यह एन क्यों, क्योंकि जो प्यूरिन या पिरिमिडीन होते हैं उसका एन ही नाइट्रोजन इस बंधन में भाग लेता है। देखो शुगर किसी भी चीज के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा ही जुड़ता है। किससे, ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा। शुगर किसी भी अन्य मॉलिक्यूल से, पदार्थ से जुड़े तो उसमें क्या होता है, वह ग्लाइकोसिडिक बंधन ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ ग्लाइको कहीं लगा है, ग्लाइको का मतलब शुगर हो गया। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा शुगर नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ता है, जबकि किस बंधन के द्वारा, शुगर यानी कि जो यहाँ पे पेंटोज शर्करा है वह फॉस्फेट से जुड़ेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि पेंटोज शर्करा के
किस नंबर कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 1, जो पेंटोज शर्करा का कार्बन नंबर 1 होता है उसकी मदद से वह नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ता है। जबकि किस कार्बन से वह फॉस्फेट से जुड़ता है? तो आप बताओ कौन सा कार्बन यहाँ पे रहता है? कार्बन नंबर 5। ठीक है, कार्बन नंबर पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। फॉस्फेट जुड़ता है किस बंधन के द्वारा? फॉस्फोएस्टर बंधन के द्वारा। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड की रचना हमने कर दी। एक क्या देखा? एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए फॉस्फेट चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए और क्या चाहिए? नाइट्रोजनी क्षार चाहिए। ठीक है, जब एक हमने क्या बोला था कि डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, पॉली मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत सारा, उसी को पॉली कहते हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड है, तो बहुत सारा है तो कितना कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के हमारे डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी को चरण में इन्होंने बांट रखा है। क्या कहा? चरण 1 में सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, और न्यूक्लियोसाइड जो बनता है उसके लिए क्या होना चाहिए? एक नाइट्रोजन क्षार होना चाहिए, पेंटोज शर्करा होना चाहिए, यानी कि डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे कौन सा प्रकार है? यह जो पेंटोज शर्करा है वह डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है और राइबोज भी हो सकता है। अगर हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? ये जो पेंटोज शर्करा, देखो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है और डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? सिर्फ पेंटोज शर्करा में अंतर आ जाता है कि जो डीएनए में पेंटोज शर्करा होता है वह डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा होता है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें राइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, ये राइबोज है, तो यह डीएनए में हम दिखा रहे हैं या फिर आरएनए में ही एक नाइट्रोजन क्षार और एक पेंटोज शर्करा। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगा और आरएनए होगा तो राइबोज शर्करा होगा। उसके फर्स्ट कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, तो क्या निर्माण, किस चीज का निर्माण हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। फिर चरण दूसरा जो आएगा, सेकेंड चरण में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए क्या चाहिए? जब एक फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम कार्बन से फॉस्फोएस्टर लिंकेज के द्वारा, यानी कि फॉस्फोएस्टर बंधन के द्वारा जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमने न्यूक्लियोटाइड का बनना देख लिया। इसके बाद से इसमें बंधन दिखाया गया है, कैसे बंधन बनते हैं। ठीक है, यह यहाँ पे क्या है? यह फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है? यह फॉस्फेट ग्रुप है। यह क्या है? हमारा नाइट्रोजनी क्षार है। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ रहा है, किस बंधन के द्वारा? तो एन ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे H और N के बीच में जो बंधन बनेगा उसको हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बंधन। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 5 से, पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 से क्या बनेगा, क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो फॉस्फेट ग्रुप किस बंधन के द्वारा जुड़ेगा? यहाँ पे जो बंधन होगा, ये दोनों बंधन जो कहलाएगा, यह कहलाएगा फॉस्फोएस्टर बंध, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखना है एक न्यूक्लियोटाइड हमारा बन गया। ये क्या है? फॉस्फेट जुड़ गया, शुगर जुड़ गया और नाइट्रोजनी क्षार जुड़ गया, तो एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या फिर आरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से पांचवें से जुड़ेगा, तब तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का बनना हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है वह दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है। ठीक है, मान लो कि यह न्यूक्लियोटाइड है, इस पे क्या लगा बताना? एडेनिन गुआनिन क्या थे? एडेनिन और गुआनिन क्या थे? प्यूरिन थे, है ना? प्यूरिन है। ठीक है, और साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन को ए कहते हैं, गुआनिन को जी कहते हैं। ठीक है, और साइटोसिन को सी कहते हैं, साइटोसिन थाइमिन पी, और आरएनए है तो यूरेसिल। ठीक है, तो यह मान लो इसमें से कुछ है तो फिर है दूसरा या तीसरा जुड़ेगा। देखो यहाँ पे डबल ये हेटेरोसाइक्लिक है,
यह गुआनिन है। यहाँ पे लिखा है क्या है, थायमिन है, यह साइटोसिन है, यह गुआनिन है। ठीक है, तो एक बंधन जुड़े, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, क्या हुआ, यह नाइट्रोजनी क्षार हुआ, पेंटोज शुगर हुआ और यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा। ठीक है, अब देखना है, यह तो होता है तो एक बन गया, लेकिन सेकेंड जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका, यहाँ देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो रहता है ना उसका 5 प्राइम एंड, शुगर का 5 प्राइम एंड हमेशा फ्री रहता है। क्या रहता है, शुगर का जो 5 प्राइम एंड होता है यानी कि 5वां कार्बन होता है वह हमेशा फ्री रहता है, जबकि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 5वां जो शुगर का 5वां जो कार्बन होगा वह किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से जुड़ेगा, और यही फॉस्फेट फिर पहले वाले शुगर के 3 प्राइम एंड से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड रहा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो यह क्या होगा, अपने फर्स्ट नंबर कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ेगा और 5वें नंबर कार्बन से किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से जुड़ेगा। इसको हम न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। लेकिन क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड को साथ में आना है तब तो जाके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब हमारा डीएनए बनेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो इसका जो 5वें कार्बन से जो ये फॉस्फेट जुड़ा रहता है, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd नंबर कार्बन से यह फिर जुड़ जाता है, यह फॉस्फेट सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर से भी जुड़ा रहेगा और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3rd से भी यह जुड़ेगा। ठीक है, और दोनों ओर से यह जुड़ जाएगा। यह फॉस्फेट, यह जो फॉस्फेट है दोनों शुगर से जुड़ रहा है, शुगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के भी शुगर से और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के भी शुगर से जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो बंधन दिखाया गया है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंधन बनेगा, ये भी एस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हम कहते हैं। इसमें क्या बोले थे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बंधन है, ये भी क्या है, फॉस्फोएस्टर बंधन ही है। और ये वाला भी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एस्टर बॉन्ड ही बनेगा, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि यह दोनों शुगर से जुड़ रहा है, दो दो एस्टर बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसके लिए इसलिए इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या बंधन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड सेकंड होगा, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका जो पेंटोज शुगर होगा वह उस पेंटोज शुगर के 5 प्राइम एंड से जो फॉस्फेट जुड़ेगा वह पहले वाले शुगर के 3 प्राइम एंड से भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। क्योंकि फॉस्फोरस है इसलिए इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हम कहते हैं, और क्योंकि यह दोनों शुगर से जुड़ रहा है एस्टर बॉन्ड के द्वारा, इसलिए इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बंधन भी कहते हैं। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से और दूसरा तीसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बंधन के द्वारा जुड़ते जाता है। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करता है और हमारा डीएनए बनता है। ठीक है, अभी हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चर्चा की, न्यूक्लियोटाइड की चर्चा की। ठीक है, ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि यह, जैसे अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे चलें जहां डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया था, ठीक है, तो इस डीएनए में इसको हम बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए की रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ होता है वह ये होता है। ठीक है, जो शुगर और शर्करा और फॉस्फेट मिलके क्या करते हैं, डीएनए की रीढ़ बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं, और नाइट्रोजनी क्षार इनसे निकल के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ते हैं। धीरे धीरे जब आगे पढ़ लेंगे सारा डिटेल इसके बारे में, उसके बाद से हम इस डायग्राम पे फिर से आएंगे और इस इमेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने क्या क्या देखा, फिलहाल देखा कि डीएनए नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और किससे बनता है, फॉस्फेट के जुड़ने से बनता है। पहले ये बन के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फिर ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और डीएनए अल्टीमेटली बन जाता है। ठीक है, आगे हम आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। आगे इससे आगे जो भी हमें देखना है और क्या क्या पढ़ना है उन चीजों को डील करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। कहीं भी कोई भी समस्या आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करिए। कुछ भी आपको दिक्कत हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा बना है, उस पर आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। ठीक है, तब तो आज इसका क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।